चलिए, तो फिर कल मैंने ख़त्म किया था आपका कुवन मिसाइल, है कि नहीं। कुवन मिसाइल 1961। कुवन एक कंट्री का नाम होता है जो आयरलैंड होता है। वो आयरलैंड में यूएसएसआर जाते हैं और अटैक करने के लिए प्लान करता है किसको, यूएसए को। फिर यूएसए क्या करता है कि उनके थ्रू बैठ के तो रशिया वहाँ से वापस ले लेता है। तो कुवन मिसाइल क्राइसिस कल मैंने पढ़ाया आपको 1961 और कोल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक ना। टू ब्लॉक मीन्स दो एरिया, ठीक है। तो दो एरिया मीन्स हम जानते हैं कि वी नो दैट यूएस वर्सेस यूएसएसआर, है कि नहीं। इन दोनों के बीच जंग चल रहा है कि नहीं, लेकिन कोई उसमें वेपन यूज नहीं कर रहा है ना। सो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है इन दोनों के बीच, यूएस एंड यूएसएसआर। तो इस वजह से तो इन लोगों के प्लान क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस कंट्री को सपोर्ट करेगा वो ही दुनिया में पावरफुल बनेगा, है कि नहीं। जिस कंट्री को अब हम जानते हैं कि लिसन, जस्ट वी नो दैट इफ हियर इज यूएस एंड हियर विल बी यूएसएसआर ना। लिसन, हाँ, आई एडवाइस यू ऑलवेज मैप, फॉलो मैप, अंडरस्टूड। आपको देखना पड़ेगा कि मैप कहाँ पर है कंट्री लोग, ठीक है। सपोज जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, यूएस अगर यहाँ होता है, यूएसएसआर यहाँ होता है कि नहीं ना। और बीच में कौन होता है, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। दोनों के बीच में कौन होता है, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। सो इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स मतलब क्या है, दुनिया दो देशों में बच जाता है, ठीक है। एक कुछ सपोर्ट करता है यूएस को और दूसरा सपोर्ट करता है यूएसएसआर को, जो बाद में जाके रशिया बन जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न अलायंस ना, अलायंस मतलब क्या है, फ्रेंडशिप, दोस्ती। फिर ईस्टर्न अलायंस, ठीक है। वेस्टर्न अलायंस जो कंट्री यूएस के साथ देता है और ईस्टर्न अलायंस जो कंट्री यूएसएसआर के साथ देता है। आपके बुक में आइए, देखिए, द इमर्जेंस The two superpower were keen on expanding their sphere of influence in different parts of the world, है कि नहीं। दोनों चाहता है कि अपना आपको इन्फ्लुएंस करना ना, अपना आपको सुपर पावर बनाना, कहाँ पर, पूरी वर्ल्ड में, ठीक है, दुनिया में। सो इन ए वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंस सिस्टम, ठीक है। दो अलायंस सिस्टम में बता गया है दुनिया को, एक को बोलता है वेस्टर्न, दूसरा को बोलता है ईस्टर्न, ठीक है। सो A state was supposed to remain tied protective superpower to limit the influence of other superpower and its allies ना। ये क्या चाहता था, जो छोटा छोटा सा कंट्री है ना, दोनों के बीच में अगर दोनों के बीच में वार होता है, अगर यूएस यहाँ बॉम्ब फेंकता है और यूएसएसआर यहाँ बॉम्ब फेंकता है, तो बीच में फंसता कौन है, यूरोप ना, है कि नहीं। यूरोप बीच में फंस जाता है, ठीक है। सो यूरोप के कुछ कंट्री किसको ज्वाइन करता है, यूएसए को, और कुछ कंट्री किसको ज्वाइन करता है, यूएसएसआर को। जो यूरोपियन कंट्री यूएस को ज्वाइन करता है उसका नाम दिया है वेस्टर्न अलायंस, और जो कंट्री जो यूएसएसआर को ज्वाइन करता है उसका नाम दिया है ईस्टर्न अलायंस। ये देखिए, सपोज जितना ये इस साइड हो गया यूरोपियन कंट्रीज, वो यूएसए को ज्वाइन करता है। फिर जो यूरोपियन कंट्री ये साइड हो गया, ये किसको ज्वाइन करता है, यूएसएसआर को, ठीक है। द स्मॉलर स्टेट्स, स्टेट मीन्स वी नो ना, स्टेट मीन्स नेशन, ओके। स्टेट मीन्स नेशन इन पॉलिटिकल साइंस, ओके। स्टेट मीन्स हम लोग ये नहीं सोचना है कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नो, नॉट लाइक दिस। दिस स्टेट मीन्स कंट्रीज, कंट्रीज को बोल रहे हैं, ठीक है। द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस यूज द लिंक टू द सुपर पावर फॉर देयर ओन प्रपोज। समझ लो, जैसे पोलैंड है ना, पोलैंड अगर यूएस को ज्वाइन करता है तो क्या होगा, उसका बेनिफिट है। अगर फ्रांस पोलैंड अगर ज्वाइन करता है यूएसएसआर को तो उसका बेनिफिट है, क्योंकि यूएसएसआर एक पावरफुल कंट्री है, वो उसको मिलिट्रिकली हेल्प करेगा, है कि नहीं, उनका इकोनॉमी को डेवलपमेंट करेगा। तो इसी वजह से छोटा छोटा कंट्री बड़ा बड़ा कंट्री को ज्वाइन करना शुरू करता है। यू विल गेट, लिसन, हाँ।
So the smaller state in the alliance used the link to the superpower for their own purpose. They got promise of protection. ठीक है, ये छोटा छोटा जो कंट्री है, ये बड़ा कंट्री से क्या मिला है? प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन. इन लोगों को प्रोटेक्शन देगा, वेपन्स देगा, इकोनॉमी एड देगा. इकोनॉमी एड मीन्स फाइनेंशियल हेल्प करेगा. ठीक है, ये छोटा छोटा कंट्री लोग को ये बड़ा कंट्री हेल्प करेगा, इसलिए इन लोग ज्वाइन करना शुरू करता है बड़ा कंट्री को. Alliance led by the two superpower therefore threatened to divide entire world into two camps. इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर जितना छोटा छोटा कंट्री है, बड़ा कंट्री को ज्वाइन करना शुरू हो जाएगा तो वर्ल्ड दो हिस्सों में बांट जाएगा, है कि नहीं? वर्ल्ड ऐसा हो जाएगा, एक हो जाएगा यूएस का, दूसरा हो जाएगा यूएसएसआर का, और इसका बीच में जो कंट्री है इन लोगों को ज्वाइन करेगा, तो वर्ल्ड दो हिस्सों में बांट जाएगा, है कि नहीं? दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप. ठीक है, और ये डिवीजन सबसे पहले कहाँ हुआ है? यूरोप में. ठीक है, मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विथ यूएस एंड दोस हु ईस्टर्न यूरोप जॉइन सोवियत कैंप. ठीक है, वेस्टर्न कंट्री किसको ज्वाइन किया है? यूएस को. कहाँ का? यूरोप का. और यूरोप का दूसरा क्या है? ईस्टर्न. ना, ईस्टर्न कहाँ ज्वाइन किया है? यूएसएसआर को. ठीक है, कुछ यूएसएसआर को ज्वाइन करता है, कुछ यूएस को ज्वाइन करता है कंट्रीज लोग. दैट इज वाई दिस वेर कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस. ठीक है, जब एक दूसरा को ज्वाइन करता है इसी को क्या बोलता है? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस. ओके, सो क्या नाम दिया गया? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस. ठीक है, सो मीन्स क्या है? जब कंट्री यूरोप में जितने भी कंट्री है, ये कंट्री दो हिस्सों में बांटा गया है. ठीक है, वर्ल्ड दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, कुछ ज्वाइन कर रहा था यूएस को, कुछ ज्वाइन कर रहा था यूएसएसआर को. ये सबसे पहले कहाँ हुआ है? यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है. ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज दो हिस्सों में बांटा गया है, एक को बोलता है वेस्टर्न, दूसरा को बोलता है ईस्टर्न. वेस्टर्न के जितने कंट्री था वो यूएस को ज्वाइन करता है, और ईस्टर्न के जितने कंट्री थे वो यूएसएसआर को ज्वाइन करता है. ठीक है, सो the Western Alliance was formalized into an organization. Very important. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बनाना शुरू कर दे. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या है? अलग अलग कंट्री होगा, सब एक साथ मिलजुल कर एक ऑब्जेक्टिव होगा उनका. ठीक है, कुछ गोल होगा, कुछ एम होगा कि साथ मिलके हम चलेंगे. So the Western Alliance was formalized into an organization, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेटो मीन्स क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये अप्रैल 1949 से लागू हुआ है. ठीक है, कब से? अप्रैल 49 से नेटो. ठीक है, इसका मेंबर कौन था? जो यूएस का अलायंस था, जो यूएस को दोस्ती किया था, उनका अलायंस किसको ज्वाइन करता है? नेटो को. सो व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949. इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट, 12 नेशन और स्टेट्स. ठीक है, सो नेटो का कितना था? 12 स्टेट था, 12 कंट्री था. हाँ, इट वॉज एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट व्हिच डिक्लेयर दैट आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका विल बी रिगार्डेड एज ए अटैक ऑन ऑल ऑफ देम. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसकी मेंबर की कोई भी एक कंट्री को, मान लीजिए नॉर्वे को, कोई छूता भी है तो ये पूरा अमेरिका को छूने का बराबर होगा. ठीक है, इफ एनी वन विल अटैक of any of the nation under the NATO is equal to attack on the nation called US, United States. Understood? Means ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या था? कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे, कंट्री एक साथ, और इस कंट्री के अंदर जो भी है, किसी को भी किसी ने अटैक किया है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो वो पूरा कंट्री को करने का बराबर होगा. ठीक है, ऑफ 12 हाँ, arm attack on any one of them in Europe or North America will be regarded as an attack on all of them. Each of these states will be obliged to help each other.
ठीक है, इसलिए एक दूसरा को हेल्प करना इन लोग का क्या बन गया, मोटिव बन गया, एक दूसरा को मदद करना, ठीक है। द ईस्टर्न अलायंस वाज नोन एज वार्सो पैक्ट, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, वार्सो पैक्ट ना। नेटो कौन होता है, नेटो होता है वेस्टर्न, यूएस का, ठीक है, नेटो किसका होता है, यूएस का होता है। वार्सो पैक्ट मेंबर किसका होता है, ईस्टर्न अलायंस का होता है, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1955 को, ठीक है। और ये क्यों बना, नेटो का फोर्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अगर नेटो फोर्स कुछ करता है तो वार्सो पैक्ट इसलिए बनाया गया मेंबर कि यूएस अगर कुछ करता है तो ये सब कंट्री मिलके उनको हेल्प करेगा, ठीक है। सो कुछ कंट्री का नाम मैंने लिखा है, जैसे कि नेटो के अंदर आता है नॉर्वे, बेलक्स, वेस्ट जर्मन, हाँ जर्मन भी दो होता है, एक ईस्ट जर्मन होता है और दूसरा होता है वेस्ट जर्मन, ठीक है। याद रखना वेस्ट जर्मन जो किसका पार्ट होता है, नेटो का, ईस्ट जर्मन किसका पार्ट होता है, यूएसएसआर का, हाँ। फ्रांस, इटाली, स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब कुछ कंट्री है जो नेटो का मेंबर होता है और कुछ कंट्री जो वार्सो पैक्ट का मेंबर होता है, मींस ईस्टर्न अलायंस, ठीक है। ये चीज याद रखो, क्वेश्चन विल आस्क फॉर 1 मार्क, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ईस्टर्न अलायंस ना। ईस्टर्न अलायंस का दूसरा नाम क्या है, वार्सो पैक्ट, ठीक है। या फिर नेटो का दूसरा नाम क्या है, वेस्टर्न अलायंस, ठीक है। ये वेस्टर्न अलायंस जितना है मिलजुल कर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, कब किया, 1949 अप्रैल में, ठीक है। इसका मोटिव क्या था, इनकाउंटर करना दोनों का एक दूसरा का मोटिव। सो द ईस्टर्न अलायंस नोन एज वार्सो पैक्ट was led by Soviet Union. It was created in 1955 and its principal function was to counter NATO's force in Europe. ठीक है, इसका मेन क्या था, काउंटर करना, किसको, नेटो फोर्स को, ठीक है। इसलिए ये वार्सो पैक्ट भी बनाया गया है। अभी देखो कौन पहले बनाया है, यूएस ना, यूएस को देखते हुए कौन बनाया है फिर, यूएसएसआर, ठीक है। The international alliance during the Cold War era were determined by the requirement of the superpower calculation of smaller state, ठीक है। अभी दुनिया में कौन सुपर पावर है, कोल्ड वॉर का टाइम में ना, दुनिया में कौन सुपर पावर है, किससे देखता था, कौन सा कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज ज्वाइन करेगा, समझ गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री ज्वाइन करेगा। अगर यूएस में ज़्यादा कंट्री ज्वाइन करता है तो यूएस सुपर पावर है, अगर यूएसएसआर में ज़्यादा कंट्री ज्वाइन करता है तो यूएसएसआर पावरफुल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ कंट्री एक किसी में ज्वाइन नहीं करता है, लाइक इंडिया, later we will study, okay, as a non-alignment movement. So international alliance during the Cold War era were determined by the requirement of the superpower and the calculation of small state, and noted above, Europe become the main arena of conflict, ठीक है। अब यूरोप क्या हो गया, यूरोप क्या हो गया, यूरोप जो क्या हो जाता है, मेन एरिना बन जाता है, मतलब जगह। अभी देखिए यहाँ हो गया यूएस, यहाँ हो गया यूएसएसआर, दोनों अगर फाइट करता है तो बीच में होता कौन है, फंसता कौन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न, बीच में फंसता कौन है, यूरोप। अगर वार भी होता है तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में पछताएगा कौन, यूरोप, क्योंकि यूरोप का जो कंट्री है वो ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूएस और यूएसएसआर। सो द वेस्ट, इन सम केस सुपर पावर यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रेस्पेक्टिव अलायंस, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री अगर ज्वाइन करता है यूएस को तो यूएस पावरफुल बन जाता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री ज्वाइन करता है यूएसएसआर को तो यूएस सुपर पावर बन जाता है इसमें, ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम में। लेकिन एक प्रॉब्लम था, यूरोपियन कंट्री डैमेज होगा क्योंकि इसमें ही है ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस, ठीक है। इस कारण से समटाइम यूएस का फोर्स या यूएसएसआर का मिलिट्री क्या करता था, दूसरा कंट्री को अपना अंदर में लेता था, ठीक है, वार करके समटाइम्स। Soviet intervention in East Europe provides an example, ठीक है।
The Soviet Union used influence Eastern Europe, backed by the very large presence of arms in the country of the region, to ensure that the eastern half of the Europe remain within its sphere influence. In the East and South Asia, Western Asia, Middle Asia, the United ना, ठीक है, कुछ कंट्री साउथ एशिया का ना, ओके, कुछ कंट्री साउथ एशिया में भी, उसका बाद मिडिल ईस्ट में भी और वेस्ट एशिया में भी, ठीक है, इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया है सेटो एंड सेंटो, ठीक है, क्या नाम से दिया है? सेटो एंड सेंटो। सेटो का मीनिंग क्या है? फुल फॉर्म साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा क्या है? एक है साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका बाद दूसरा क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल है और एक है साउथ एशियन, इसमें ये नहीं होना है। द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रेस्पॉन्स बाय हैविंग क्लोज रिलेशनशिप रिलीजन लाइक सच एज नॉर्थ वियतनाम, कोरिया एंड इराक ना। आज भी हम सुनते हैं, ठीक है, आज भी हम सुनते हैं इन कंट्रियों के बीच कुछ कंट्री है जैसे कि वियतनाम, दूसरा हो गया नॉर्थ कोरिया, नहीं ये भी नॉर्थ वियतनाम होगा, हाँ, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक ना, समटाइम कॉल इराक। इस लोग का अच्छा दोस्ती किसका साथ था? यूएसएसआर के साथ था, ठीक है। और इसमें क्या चाहता था चाइना कि किसका पार्ट हो? चाइना का पार्ट हो। आज भी वियतनाम एक अपना एक अलग सा देश है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि वियतनाम चाइना का पार्ट है कि नहीं? आज भी चल रही है वार। सो the Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under this circumstance, many of the newly independent countries, after gaining independence from the colonial power, such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as gain formal independence. ठीक है, अभी ब्रिटेन और फ्रांस क्या सोच रहा था? देखो उस समय में ऐसा भी हो रहा था ना, एक इंडिया एक ऐसा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंस होता है, फिर बहुत सारा जो है ब्रिटिश छोड़ के जा रहा था, ठीक है, बहुत सारा कंट्री को ब्रिटिश छोड़ रहा था। तो जब ब्रिटिश छोड़ता है तो एक नया सा कंट्री बनता है कि नहीं? अगर कुछ कंट्री को कॉलोनिज्म होता है तो उसको छोड़ता है तो वो एक नया सा कंट्री बनता है। और जब नया कंट्री बनता है तो उसमें इकोनॉमी का प्रॉब्लम होता है, जॉब का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ता है उस कंट्री को चलाएगा क्या, इलेक्टिव होना पड़ता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम से ब्रिटेन और फ्रांस भी डर रहा था कि उन लोग भी अपना फ्रीडम ना, उन लोग का एक फ्रीडम था कंट्री का, तो वो फ्रीडम उन लोग का गायब हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिस्ट चाइना क्वेरल विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स लेट 1950s, ठीक है। क्वेरल में थोड़ा सा आर्गूमेंट हुआ, किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। किसका? चाइना का। चाइना और यूएसएसआर का साथ फिर नहीं जमता था, ठीक है। अगर इसका साथ जमता था, फिर ये चाहता था कि ये इसका अंदर आओ, तो इसका साथ नहीं जमता था, ठीक है। चाइना का थोड़ा हाईलाइट किया है चाइना को, बाद में हम लोग डिटेल्स पढ़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया और अफ्रीका यूरोप में जो ब्रिटिश से ना नया इंडिपेंडेंट कंट्री आता है, तो क्वेश्चन आता है आपको, व्हाई स्मॉलर कंट्री वांटेड टू ज्वाइन ह्यूज कंट्री, ठीक है। बड़ा कंट्री को क्यों छोटा कंट्री ज्वाइन करना चाहता था? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्मॉल कंट्री
आर हेल्पफुल फॉर सुपर पावर कंट्रीज। ठीक है, तो ये छोटा छोटा कंट्री को क्यों सुपर पावर कंट्री अपना अंदर लेना चाहता था, क्या रीजन है? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है छोटा छोटा जो कंट्री है ना, मीन्स स्मॉल कंट्रीज आर हेल्पफुल फॉर सुपर पावर कंट्री। ठीक है, छोटा छोटा कंट्री कैसा एक बड़ा कंट्री के लिए हेल्पफुल होता है, ये क्वेश्चन आता है। या फिर इसको घुमा कर पूछता है व्हाई स्मॉलर कंट्रीज आर वांटेड टू जॉइन सुपर पावर कंट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का 3 मार्क या 4 मार्क का रहता ही है, बहुत सारे सालों में आ चुका है। ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा। सो सबसे पहले है फर्स्ट इज वाइटल रिसोर्स सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। लिसन, सपोज एक छोटा सा कंट्री में, जस्ट थिंक अबाउट द पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान इज ए कंट्री वेयर ऑयल वॉज अवेलेबल, है कि नहीं? पाकिस्तान एक कंट्री होता है जिसमें ऑयल रिफाइनरी अवेलेबल है। तो यूएस को अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता है यूएस को क्या बेनिफिट मिलेगा? ऑयल एंड मिनरल्स पाकिस्तान का मिलेगा, है कि नहीं? वही रीजन है कि बड़ा कंट्री छोटा छोटा कंट्री को अपना अंदर रखना चाहता था। सबसे पहले क्या रीजन बताया गया आपका बुक में? ऑयल एंड मिनरल्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज नंबर 2 इज टेरिटरी। अभी सपोज यूएस हो गया यहाँ और यूरोप हो गया यहाँ। ठीक है, सो सपोज यूएसएसआर को अटैक करना चाहता है, अगर इस जगह से अटैक करेगा तो अच्छा रहेगा ना? उनके पास वाले कंट्री से अगर अटैक करेगा तो हरा सकता है अपना ओपोनेंट को, है कि नहीं, वार में। वही रीजन था टेरिटरी के वजह से, एरिया के वजह से। ठीक है, अगर उस एरिया उस कंट्री को अंदर ले लेता है तो वो एरिया वो एक सुपर पावर कंट्री उसको यूज कर सकता है। क्या के लिए? लॉन्च दियर वेपन मतलब बंदूक, टैंक, टॉप ना, जो भी हो गया, गन्स, इस लोग को अटैक कर सकता है। कहाँ पर? यूएसएसआर या यूएसए में, एक दूसरा का कंट्री पर। तो वही कारण से छोटा कंट्री को उन लोग अपने अंदर में लेता था। दूसरा क्या है? लोकेशन। लोकेशन मीन्स जो पास वाला कंट्री है सुपर पावर कंट्री के, उसको अगर अगेंस्ट टीम ले लेगा तो क्या होगा? स्पाई कर सकेगा ना, नज़र रख सकेगा कि क्या बना रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। सपोज कंट्री के पास में अगर यूएस के पास जो कंट्री है उसको रशिया का दोस्त हो जाता है ये। ठीक है, यूएसएसआर का दोस्त हो जाता है। दोस्त होने का कारण से क्या होगा? स्पाई रख सकेगा किसको? यूएस को। फिर क्या है? इकोनॉमी सपोर्ट ना। सो छोटा कंट्री को भी इकोनॉमी सपोर्ट मिलेगा बड़ा कंट्री से, और छोटा कंट्री भी बड़ा कंट्री को हेल्प करेगा। इकोनॉमी रिसोर्स इन द सेंस मेनी ऑफ दिस। ठीक है, बहुत सारा, इंक्लूडिंग द जॉब। ठीक है, प्रोटेक्शन, बहुत सारा है। जॉब करेगा, प्रोटेक्शन देगा, वेपन्स देगा, एक दूसरे से एक्सचेंज होगा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, माइंड एक्सचेंज होगा ना, जैसे कि इंडियन सर ब्रेन जो इंटेलिजेंट है बाहर चला जाता है कि नहीं? सो ऐसा सपोर्ट मिलेगा अगर कंट्रीज लोग ज्वाइन करता है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट है एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनास के मतलब क्या समझते हो? जगह। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर ना, दूसरा टॉपिक मैं बताऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक है एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनास मतलब एरिया मान लो, ठीक है, एवेन्यू मान लो, ठीक है, प्लेस मान लो, प्लेस मतलब जो जगह में एग्जैक्ट कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है कि कोल्ड वॉर कौन कौन जगह चल रहा था। तो देखो द कुबन क्राइसिस ना, यस्टरडे आई टोल्ड यू वन ऑफ द सेवरल क्राइसिस occurs ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, है कि नहीं? द कोल्ड वॉर was lead to the several shooting wars, but important to the note that crisis war did not lead to the another world. The two superpower were directly confrontation in Korea. ठीक है, एक तो हुआ है कोरिया। कोरिया डिवाइड हो चुका था ना,
कोरिया कंट्री क्या में डिवाइड हो चुका था, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हो चुका था। इसमें भी इन्वेंशन कौन था, यूएस का था। तो आप देखा जाओगे तो यूएस आज तक नॉर्थ कोरिया के साथ अलायंस नहीं हो पाया है, इन लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं है। दूसरा है बर्लिन। बर्लिन कहाँ है, जर्मन में है। जर्मन भी देखा जाओगे तो एक है वेस्ट जर्मन, दूसरा है ईस्ट जर्मन, ठीक है। कब से कब तक, 1958 टू 1962। कोंगो, ठीक है, फिर कोंगो में हुआ है 1960s में, एंड सेवरल अदर प्लेसेस। द क्राइसिस डिपेंड ऑन नाइदर द पार्टीज इन्वॉल्व वाज विलिंग टू बैक डाउन, ठीक है, और दोनों पार्टीज कभी वहाँ से वापस ही नहीं आना चाहता था। व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर वी रिफर देयर फॉर एरियाज। समझ गया, एरिनास का मतलब क्या को बोल रहा है, एरियाज को बोल रहा है, जगह को बोल रहा है, प्लेस को, ठीक है। वेयर क्राइसिस एंड वार occurred or threatened to occur between the alliances system did not cross certain limit. A great leaps lost some of the arenas like Korea, Vietnam and Afghanistan, ठीक है। So exactly the areas, ठीक है, याद रखना जब एग्जैक्ट एरिया पूछता है ना, क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर द एरियाज, 9 मार्क के लिए, कौन सा जगह है जहां कोल्ड वॉर एक्चुअली हुआ गया है, ठीक है। इसका नाम दे दो कोरिया, ये 3 जगह के नाम देना, वियतनाम और दूसरा नाम देना अफगानिस्तान। ये 3 नाम याद रखना, एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर की जगह के नाम क्या है याद रखना, कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान। हाँ, कोई बहुत सारा जगह में भी वाई मीन्स यूरोपियन हम लोग पढ़ चुका है ना अभी, यूरोपियन में भी हो चुका है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस के बीच में, वहाँ वार नहीं हुआ था, वहाँ अलायंस हो रहा था, वहाँ बन रहा था, बिल्ड कर रहा था 2 कंट्री के बीच में, ठीक है। पर एग्जैक्ट जो वार कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, वियतनाम में हुआ था। वार में दिस वार इज नॉट इंक्लूडेड एनी, इट्स नॉट ए वार बिटवीन डायरेक्टली टू द यूएस एंड यूएसएसआर के बीच, ठीक है। यूएस और यूएसएसआर के बीच डायरेक्ट वार नहीं हुआ, गन बंदूक वेपन्स यूजेस नहीं किया एक दूसरा को, बट इनडायरेक्टली कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान का बीच में नहीं, जगह में करने के लिए शुरू किया, ठीक है। जाओ तो जाओ वार बोलता है। सो बट द वर्ल्ड वाज स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वार एंड ग्लोबल हॉस्टाइल, इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप वेर रिपोर्टेड, ठीक है। सो यहाँ बहुत सारा मिलिट्री बेस बनाया है, किसका, यूएस का। यहाँ भी बहुत सारा मिलिट्री बेस बनाया है, किसका, यूएसएसआर का। यहाँ भी मिलिट्री बेस बनाया है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ऊपर में किसका, यूएसएसआर का, नीचे में किसका, यूएसए का। In many cases, diplomatic communication between the superpower and not the sustain and contributed the misunderstanding, ठीक है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग मत हो कि यूएस और यूएसएसआर का बीच में वार हुआ है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। एरियाज बताया है एक्चुअली कहाँ कोल्ड वॉर चल रहा था, किसका बीच चल रहा था, यूएस एंड यूएसएसआर के बीच, वी नो ना। जगह कौन सा है, एरिया कौन सा है, कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान, ओके। Sometimes country outside 2 blocks, for example, non-allied countries, अभी आओ, non-allied countries, ठीक है। non-allied means जो कंट्री किसी के अंदर ज्वाइन ही नहीं किया है ना, non-aligned countries means कोई किसी का अंदर ज्वाइन नहीं किया, ना ही यूएस का ना ही यूएसएसआर का। इसका नाम दिया गया है नॉन एलाइड कंट्रीज। बाद में ये कंट्रीज जाता है और बनता है नाम। नाम का मतलब होता है नॉन अच्छा, नाम को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, उनका चेंजेस ऑफ बायोपोलरिटी में पढ़ा दूंगा। बाद में नाम बनता है, नाम का मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, ठीक है, वो बाद में जाके बनता है, मैं बाद में बताऊंगा उसका। चलो, तो सम कंट्रीज आउटसाइड 2 ब्लॉक्स, ठीक है, ये 2 ब्लॉक्स जो कौन था, यूएस एंड यूएसएसआर, इनके बाहर भी कुछ कंट्री था जो कंट्री किसी को ज्वाइन नहीं किया है, प्लेड ए रोल टू रिड्यूस कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड एडवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस ना। और उसका इंडिया, इसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बाद में बनता है। हम लोग का
जवाहरलाल नेहरू ना, ठीक है, कहाँ का? इंडिया का। इंडिया देख रहा है कि वर्ल्ड दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, वर्ल्ड दुनिया पूरा दो हिस्सों में बांट रहा है, दुनिया में झगड़ा चल रहा है, कहीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बन रहा है, कभी चेकोस्लोवाकिया सेपरेट हो रहा है। चेकोस्लोवाकिया एक यूएसएसआर का मेंबर होता है, ठीक है, बाद में डिवाइडेड हो जाता है, एक चिको बनता है, दूसरा स्लोवाकिया, एक कंट्रीज बनता है, ठीक है। तो इंडिया देख रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू एक कॉन्सेप्ट में आया है कि हम लोग नया सा एक ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट करेगा जिसमें रिड्यूस करेगा क्या को? कोल्ड वार को, समझा? कोल्ड वार को खत्म करेगा। सो लीडर्स ऑफ नाम प्लेड क्रूशियल रोल मेडिटेटिंग between the two Koreas. Two Koreas means South and South Korea and North Korea. Between two Korea. In the Congo crisis, the United Nations Secretary General played a key military role. By and large, it was realization that superpower parts war by all means should be avoided. ठीक है? अब ये सब बोलना शुरू कर दिया कि यूएस और यूएसएसआर सुपर पावर बनना कम करिए आप लोग जो वार कर रहा है ये सब को खत्म करिए, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो बोलना शुरू कर दिया। सो इट वाज रियलाइजेशन द सुपर पावर पार्ट्स ऑफ द मेड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट वी हैव लाइक रेस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम था कि यूनाइटेड नेशन क्या किया है? एक रेस्पॉन्सिबल रोल अदा किया है, ठीक है। सो however, since Cold War did not eliminate rivals between two alliances, इवन जो कोल्ड वॉर में खत्म करने का बावजूद यूएस और यूएसएसआर का बीच में लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता रहा। द टू साइड अंडरस्टूड दैट वार माइट ओकर इन स्पिरिट ऑफ रिस्ट्रेन, ना, दोनों का बीच में वार खत्म हो जाएगा सोच रहा था सब लोग, और बहुत सारा डिबेट भी चल रहा था, ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं होता है। इन द टाइम देयरफॉर द यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन द लिमिटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। और उसके बाद अब क्या किया है कि यूएस और यूएसएसआर अपना न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना शुरू करता है, ठीक है। स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन, और दोनों का बीच में वेपन का बैलेंस कर देगा। मीन्स आपका पास जितना मैं भी उतना रखूंगा, मेरे पास जितना आप भी उतना रखो, किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं। सो दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल। ये भी है इंपॉर्टेंस। व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल? आर्म्स कंट्रोल ना, आर्म्स कंट्रोल क्या है? आर्म कंट्रोल मीन्स इट इज एग्रीमेंट बिटवीन द टू सुपर पावरफुल कंट्री, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है। दोनों का बीच में एग्रीमेंट था, नेगोशिएशन था कि वी विल नॉट यूज द न्यूक्लियर इन दी वार, ठीक है। स्टार्टिंग इन 1960, तो ये आर्म कंट्रोल कब से हुआ है? 1960 से, और यही तो कारण है कुबा से ले जाने वाला वापस, ठीक है। टू साइडेड साइन 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। अभी ये क्या करता है? 3 साइन करता है, 3 तो एग्रीमेंट करता है ना आर्म्स कंट्रोल में, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है, दोनों का बीच में एग्रीमेंट होता है। सो ये एग्रीमेंट का नाम दिया हुआ है लिमिटेड, मैं मीनिंग समझाऊंगा आपको, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। पहला क्या है? लिमिटेड टेस्ट ट्रीटी। फिर उसके बाद दूसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन, फिर क्या है? अच्छा, ट्रीटी, हाँ, न्यूक्लियर नॉन
प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, ठीक है। फिर उसके बाद और एक है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ट्रीटी मीन्स क्या, एग्रीमेंट ना, ठीक है। सो इसी से क्या होता है, आर्म्स लिमिटेशन। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर द एग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर इन बिटवीन 1960 इन द व्यू ऑफ आर्म्स कंट्रोल, ठीक है। सो आर्म्स कंट्रोल की 3 ट्रीटी होता है, ठीक है। सो इसका मीनिंग को आप थोड़ा समझ जाइए। ठीक है, तो इसके अंदर में एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, यूएस और यूएसएसआर के बीच में। वो एग्रीमेंट के नाम दिया हुआ था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, दूसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, फिर तीसरा नाम दिया गया था स्ट्रेटेजी आर्म लिमिटेड टॉक्स, ठीक है। सो लिमिटेड बैन ट्रीटी एलटीबीटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको साइन किया था यूएसए और यूएसएसआर एंड द यूके, ठीक है। और एक कंट्री इसके साथ ज्वाइन किया था, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर में 4 कंट्रीज है, ठीक है। सो यूनाइटेड किंगडम भी इसको ये क्या था, कब क्या था, 5 अगस्त 1963 में, ठीक है। ये एग्रीमेंट क्या था दोनों के बीच में कि हम जो टेस्ट नहीं करेंगे, क्या, न्यूक्लियर, ठीक है, वेपन्स को और टेस्ट नहीं करेगा। कोई भी एटमॉस्फेयर में, वो हो सकता है अंडर वाटर, इन आउटर स्पेस, इट बिकम इफेक्टिव 10 अक्टूबर 1963 से ये लागू चल गया, ठीक है। पानी के अंदर में बॉम्ब मीन्स टेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, किसका बीच में, यूएस एंड यूएसएसआर के। दूसरा न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, ये साइन किया था न्यूक्लियर वेपन ना, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। इसमें और भी कंट्री ज्वाइन होता है, ये नंबर 1 का हो गया। इसमें और कंट्री ज्वाइन होता है ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, VFC ज्वाइन होता है, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ठीक है, VFC याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन में कौन कौन सा कंट्री है जो साइन किया था, 1 मार्क के लिए ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना यूएस, यूएसएसआर के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना भी साइन किया था, ठीक है। कब किया था, 1968 में एग्रीमेंट किया था कि यूज नहीं करेगा। सो दूसरा है स्ट्रेटेजी आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। टॉक्स मतलब क्या है, बातचीत, ठीक है। सल्ट ना, सल्ट बहुत एंजेलिना जोली का एक मूवी भी है, वो इसी में धारा गया है, ठीक है। सो इसमें बातचीत करता है किसके बीच में, अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन के बीच में, ठीक है। मीन्स यूएस और यूएसएसआर का बीच में बातचीत होता है। इसमें क्या का बातचीत होता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को, सिस्टम को हम लोग यूज नहीं करेगा या कम यूज करेगा, ठीक है। और एग्रीमेंट करता है ऑफेंसिव आर्म्स ना, ऑफेंसिव आर्म्स मीन्स कुछ टाइप का नया नया टेक्नोलॉजी, बंदूक ये सब बना के एक दूसरा को डराएगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ में बातचीत करता है। तो इसमें हमारे बुक में सिर्फ सॉल्ट 1 दिया हुआ है, उसमें है सॉल्ट 2 भी है ना। ये बातचीत फर्स्ट बार होता है, सेकेंड बार होता है, फिर उसके बाद इसमें इस बातचीत में यह होता है कि हम लोग जितने भी है लड़ाई कर रहे हैं कोल्ड वॉर के समय में, तो हमारे न्यूक्लियर को अगर कम कर देगा। ये प्रेशर कहाँ से आया, ये प्रेशर वहाँ से आया है जहाँ से, प्रेशर कहाँ से आया है,
जैसे कि कुछ कंट्री है जो नॉन अलाइनमेंट था, किसी के साथ ज्वाइन ही नहीं किया है। फिर यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है कि नहीं, आप लोग जो ये कर रहा है इसे ख़त्म करो। तब दोनों के बीच में बातचीत शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस बातचीत में एग्रीमेंट करता है क्या का, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी का, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उसका, फिर स्ट्रेटेजी आर्म लिमिटेशन टॉक्स, इनका बातचीत करता है। तो याद रखना है कि 1963 में, फिर दूसरा है 1968 में, फिर 1972 में। फिर कौन कौन सा कंट्री है लिमिटेशन बैन ट्रीटी के अंदर में है, यूएस, यूएसएसआर और यूके। फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन उसके अंदर में है ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना प्लस यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजी आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स बातचीत करता है, वो किसके बीच में होता है, यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, ठीक है। तो मैं आज इतना ही रखूंगा। आपके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू बायोपोलरिटी। बायोपोलरिटी का मीन्स इन्वॉल्वमेंट। अब कौन कौन सा कंट्री इन्वॉल्वमेंट था, क्या में इन्वॉल्वमेंट था, कोल्ड वॉर को हटाने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ कंट्री है जो कोल्ड वॉर को हटाना चाहता था। तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही।